दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन की क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से आदर्श विलयन होते हैं एग्जाम्पल सहित। इसके बाद अनादर्श विलयन क्या है, ये भी हम मेरे भाई पूरा एग्जाम्पल सहित विशेषताएं सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस क्रम से मिल जाएंगे। आप जाइए और इनको अच्छे से देख लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे भाई आपको यदि नोट्स की आवश्यकता है, आपको यदि लिखित हैंड राइटिंग में आपको नोट्स चाहिए है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट यूनिट से अंतिम यूनिट तक सभी नोट्स आपको प्रॉपरली लिखित नोट्स आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा दोस्तों विलयन है, वो है आदर्श विलयन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस आदर्श विलयन को कि ये आदर्श विलयन क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनादर्श विलयन को, ठीक है। तो आदर्श विलयन, ठीक है। अगर वास्तविक तौर पे बात करें मेरे भाई, आदर्श विलयन, मेरे भाई विलयन तो है, विलयन तो है, लेकिन ये जो विलयन है वो कौन सा विलयन है, आदर्श विलयन। आदर्श मतलब अच्छा विलयन, ठीक है। आदर्श का विलयन, आदर्श विलयन का मतलब क्या होता है, एक अच्छा विलयन होता है, ठीक है। तो विलयन है आदर्श विलयन, एक अच्छा विलयन सामान्य तौर पर। और अच्छा विलयन ये कब बनेगा, कोई विलयन है वो अच्छा विलयन कब बनेगा, कोई विलयन जो अच्छा विलयन है तब बनेगा तब वो विलयन राउल्ट नियम का पालन करे। क्या करे, राउल्ट नियम का पालन करे, ठीक है। तब जाकर वो विलयन जो है ना अच्छा विलयन बनेगा, ठीक है। तो आदर्श विलयन एक अच्छा विलयन, और अच्छा विलयन कब बनेगा, तब कोई जो विलयन है वो राउल्ट नियम का पालन करे, तब वो बनेगा अच्छा विलयन। और राउल्ट नियम का पालन करे तो राउल्ट नियम का जो पालन करे वो भी सभी तापों पर करना चाहिए, सभी तापों पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम ताप पर राउल्ट नियम का पालन कर रहा है, अधिक ताप पर नहीं, नहीं, सभी तापों पर, कम ताप हो या ज्यादा ताप हो या मध्यम ताप हो, सभी तापों पर राउल्ट नियम का पालन करना चाहिए। इसके बाद सभी सांद्रताओं पर, सभी सांद्रताएं, सांद्रताएं मतलब सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है विलेय पदार्थ की मात्रा। तो कम सांद्रता हो तब भी राउल्ट नियम का पालन करें, अधिक सांद्रता हो तब भी राउल्ट नियम का पालन करें, ठीक है। ऐसे विलयन को ही हम बोलते हैं आदर्श विलयन, ठीक है। समझ में आपको आया क्या बोला मैंने, ऐसा विलयन जो सभी तापों एवं सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करता है आदर्श विलयन कहलाता है। कौन सा विलयन कहलाता है, आदर्श विलयन कहलाता है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, आदर्श विलयन जब बनते हैं, जब ये आदर्श विलयन हम बनाते हैं तो आदर्श विलयन के बनने में जो एंथैल्पी होती है, क्या होती है, एंथैल्पी। अब ये एंथैल्पी क्या है, तो एंथैल्पी मेरे भाई ज्यादा डरना नहीं है, एंथैल्पी एक ऊर्जा है। एंथैल्पी क्या होती है, एक ऊर्जा होती है। तो जब ये बनते हैं तो इनके बनने में जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी और जो आयतन होता है, आयतन, एंथैल्पी और जो आयतन होता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हो ना, जब ये बनते हैं तो इनकी एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो परिवर्तन शून्य आएगा ना मेरे भाई, बोलो आएगा कि नहीं, ठीक है, ओके। तो एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य। ऐसे ही विलयन कहलाते मेरे भाई राउल्ट नियम, ठीक है, सॉरी आदर्श विलयन, आदर्श विलयन। क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कि आदर्श विलयन ये होता है जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये सब कुछ ना बहुत अच्छे से हमने समझ लिया, ठीक है। अब राउल्ट नियम का जो विलयन पालन करते हैं उन विलयनों की शर्तें क्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो आदर्श विलयन की ना आपको शर्तें बता रहा हूं। आदर्श विलयन जो होता है, इस आदर्श विलयन की शर्तें क्या होती हैं, आदर्श विलयन को क्या क्या फॉलो करना होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें पता है मेरे भाई जो आदर्श विलयन होता है, आदर्श विलयन एक ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है। क्लियर है, राउल्ट नियम का पालन। अब ये राउल्ट नियम क्या होता है, तो मेरे भाई आपको पता है कि PA बराबर P0A डॉट XA जो होता है वो हमारा राउल्ट नियम होता है। PA बराबर P0A डॉट XA जो होता है वो हमारा क्या है,
राउल्ट नियम होता है और राउल्ट नियम का जो आदर्श विलयन है वो पालन करता है। मतलब इसकी पहली शर्त ये है कि आदर्श विलयन अगर है तो उस विलयन के लिए जो विलायक का वाष्पदाब होता है, विलायक का वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मोल प्रभास के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ये क्या है? विलायक का वाष्पदाब। ये क्या है? P0A। P0A जिसमें जीरो लग जाए मतलब वो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब है। और ये X क्या है? विलायक के मोल प्रभास। तो इस शुद्ध विलायक का वाष्पदाब और विलायक के मोल प्रभास का क्या हो गया? गुणनफल, जो क्या हो रहा है? Pa के बराबर। Pa क्या है? विलायक का वाष्पदाब। मतलब विलायक का जो वाष्पदाब है शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मोल प्रभास के गुणनफल के बराबर होना चाहिए अगर आदर्श विलयन है तो। समझे? इसी प्रकार मेरे भाई इसकी दूसरी शर्त है कि अभी देखो विलायक के लिए, ये सब कंडीशन किसके लिए गई थी? विलायक के लिए गई थी। यही कंडीशन यदि विलय के लिए होती है तो आदर्श विलयन है। मतलब आदर्श विलयन है तो इसमें जो विलय का वाष्पदाब होगा वो शुद्ध विलय के वाष्पदाब और विलय के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होगा। सेम ये कंडीशन विलायक के लिए और ये के विलय के लिए ये होना चाहिए। समझ गए? ठीक है। अगली इसकी जो शर्त मेरे भाई ये है कि जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन है, मैंने तो आपको बता दिया था जब आदर्श विलयन बनते हैं तो एंथैल्पी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब परिवर्तन क्या होगा? शून्य। तो एंथैल्पी जो है डेल एच से व्यक्त करते हैं, इसमें परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा। और फोर्थ विशेषता मेरे भाई इसकी ये है कि आयतन में जो परिवर्तन है वो भी क्या होगा? नहीं होता। आयतन में परिवर्तन भी नहीं होता। मतलब आयतन में परिवर्तन भी क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ये मेरे भाई जो आदर्श विलयन है, इस आदर्श विलयन की विशेषताएं हैं। आदर्श विलयन की क्या है? विशेषताएं। चलिए सॉरी शर्तें, आदर्श विलयन की शर्तें। अब आदर्श विलयन होते क्या है, कैसे बनते हैं? तो मेरे भाई आपको उदाहरण यहां पर बता रहा हूं। आदर्श विलयन जो है, इस आदर्श विलयन के मैं उदाहरण बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है? तो मेरे भाई जब आप एल्किल या फिर मेथिल क्लोराइड, किसमें? मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड होता है CH3Cl, नहीं होता क्या? मेथिल और एक क्लोराइड। जब इस मेथिल क्लोराइड में हम एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड? एथिल। एथिल क्या होता है? C2H5 और ये आपका Cl। तो मेथिल क्लोराइड में जब एथिल क्लोराइड मिला दें, जब मेथिल क्लोराइड में एथिल क्लोराइड मिला दें तो ये दोनों मिलकर जो विलयन बनाएंगे वो आदर्श विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा? आदर्श विलयन होगा। इसके बाद मेथिनॉल। मेथिनॉल, मेथिनॉल क्या होता है? ये हमारा पहला एग्जांपल है। दूसरा है, हम देख रहे हैं मेथिनॉल। मेथिनॉल, मेथिनॉल का मतलब होता है मेरे भाई मेथिल एल्कोहल। ठीक है? इस मेथिनॉल में हम एथिनॉल मिला दें। एथिनॉल का मतलब होता है एथिल एल्कोहल। अब मेथिनॉल का सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड OH और एथिनॉल का सूत्र C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। अब यदि इस मेथिनॉल में हम एथिनॉल मिला दें तब भी जो आपका विलयन बनेगा वो बनेगा आदर्श विलयन। कौन सा? आदर्श विलयन। इसके बाद जब टालुइन, क्या? टालुइन, टालुइन, ये रहा हमारा टालुइन। इस टालुइन में हम बेंजीन को मिला दें। किसको मिला दें? बेंजीन को मिला दें। ठीक है? टालुइन क्या होता है? टालुइन होता है C6H5CH3, ये होता है टालुइन। ठीक है? और बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो इस टालुइन में यदि हम बेंजीन को मिला दें तब ये दोनों मिलकर जो विलयन बनाएंगे वो आपका कौन सा विलयन होगा? आदर्श विलयन। ठीक है? तो ध्यान रखना मेरे भाई, आदर्श विलयन ऐसा विलयन होता है जो राउल्ट नियम का पालन करता है सभी तापों पर और सभी दाबों पर, सभी तापों पर, सभी दाबों पर और सभी सांद्रताओं पर। इसके बनने में एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब परिवर्तन शून्य होता है। ये शर्तें हुई और ये एग्जांपल हुए। ये हमारा आदर्श विलयन फिनिश हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम पहुंच जाते हैं मेरे भाई अनादर्श विलयन पर। आदर्श विलयन के बाद हमारा जो विलयन आएगा वो आएगा अनादर्श विलयन। इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको फिर हटा दे रहा हूं। ठीक है? पहुंचते हैं। ठीक है? चलो, तो अब पहुंचते हैं हम अनादर्श विलयन पर। अनादर्श विलयन, देखो ये कौन सा विलयन है? आदर्श विलयन। अब जो आपका जो विलयन आया है वो विलयन है हमारा अनादर्श विलयन। ठीक है? ये तो भाई आदर्श था, तो आदर्श जो था वो मानता था सबको, है ना? आदर्श जैसे बोलते ना, ये बहुत आदर्श बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। क्यों? क्योंकि वो सबके रूल्स को फॉलो करता है। अब ये अनादर्श, बहुत उजड्डी बच्चा है, बहुत खराब बच्चा है साहब ये।
क्यों है? क्योंकि भाई वो किसी के नियम के पालन नहीं करता, किसी भी नियम उस पर काम नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा ये है, ये जो विलयन होता है ये खराब विलयन होता है और जिसका नाम है अनादर्श विलयन। और अनादर्श विलयन मेरे भाई ऐसा विलयन होता है जो कोई भी नियम का पालन नहीं किया करता। राउल्ट नियम कहां से आया फिर? किसी भी नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। तो ऐसा विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, क्या? राउल्ट नियम जो होता है ना, उस नियम का पालन जो नहीं करता, पालन नहीं करता, उसे हम बोलते हैं अनादर्श विलयन, ठीक है। समझे ना क्या बोला मैंने? ऐसा विलयन जो सभी तापों और सभी दाबों पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाता है। और जब ये अनादर्श विलयन बनता है, तो अनादर्श विलयन बनता है तो जो एंथैल्पी होता है, जो आयतन होता है, उसमें परिवर्तन होता है। जब राउल्ट नियम जब अनादर्श विलयन बनाएंगे, तो अनादर्श विलयन बनाएंगे तो जो एंथैल्पी होगी उस एंथैल्पी में और जो आयतन होगा उस आयतन में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन तो सर कमी को भी कहते हैं, परिवर्तन तो सर वृद्धि को भी कहते हैं। परिवर्तन होता है, या कमी हो या वृद्धि हो, परिवर्तन तो है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऐसा विलयन जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करता और इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में क्या होता है? परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब ये परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकती है और परिवर्तन में कमी भी हो सकती है, ठीक है। अब वृद्धि भी होगी सर, कमी भी होगी, मतलब क्या है? मतलब मेरे भाई इतना है कि जो अनादर्श विलयन है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। देखो अब हमने इसमें क्या सीख के रखा? हमने इसमें ये सीख के रखा कि इसमें जो एंथैल्पी है और आयतन, इसमें परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन में यदि वृद्धि हुई, क्या हुई? वृद्धि, तो वृद्धि के लिए क्या? धनात्मक आएगा। वृद्धि के लिए कौन आएगा? धनात्मक। और इस परिवर्तन में यदि कमी हुई तो वो आएगा आपका ऋणात्मक। मतलब कहने का ये है कि जो अनादर्श विलयन है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा धनात्मक, क्या? धनात्मक अनादर्श विलयन, धनात्मक अनादर्श विलयन। और दूसरा हमारा होता है मेरे भाई ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ऋणात्मक अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, ठीक है। तो ये दो प्रकार का आपका जो विलयन होगा, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन में कमी भी हो सकती है और वृद्धि भी हो सकती है, ठीक है। तो वृद्धि के लिए धनात्मक आएगा और कमी के लिए आएगा आपका ऋणात्मक, ठीक है। इससे पहले हम अनादर्श विलयन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अनादर्श विलयन की परिभाषा क्या हो गई मेरे भाई? ऐसा विलयन जो सभी तापों और दाबों पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता और इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में क्या होता है? परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब अनादर्श विलयन की ना हम शर्तें पढ़ लेते हैं मेरे भाई। जो अनादर्श विलयन है, इस अनादर्श विलयन की शर्त ये है, पहली शर्त, ठीक है, शर्त नंबर एक इसकी ये है कि इसमें जो विलायक का वासुदाव होता है वो शुद्ध विलायक के वासुदाव और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर नहीं होता। क्या आप? हाँ होता है तो नहीं समझ रहे थे? नहीं होता, क्योंकि हमने जब आदर्श विलयन बढ़ा था तो उसमें जो विलायक का वासुदाव, शुद्ध विलायक के वासुदाव और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर होता था, बट इसमें बराबर नहीं होता, ठीक है। चलो, इसमें दूसरा नियम जो है कि जो आपका विलेय होता है, इस विलेय का वासुदाव शुद्ध विलेय के वासुदाव और विलेय के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर नहीं होता। उसमें सब होते थे और इसमें सब नहीं आ जाएंगे। क्लियर है? चलो, है ना। अब इसमें जो एंथैल्पी है, इसमें जो परिवर्तन है वो नहीं होता था, आदर्श विलयन में नहीं होता था, तो वो 0 के बराबर था, बट इसमें तो होता है तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। फोर्थ, आयतन में परिवर्तन। अब उसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता था तो क्या था? 0 था, लेकिन इसमें तो होता है, परिवर्तन होता है, तो वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये मेरे भाई आपकी हो जाएंगी अनादर्श विलयन की शर्तें। अब भाई बचे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है? तो मेरे भाई यदि इस मेथिल एल्कोहल में, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल, ठीक है, इस मेथिल एल्कोहल मतलब CH3OH, मेथिनॉल भी बोल सकते हैं। यदि इस मेथिनॉल में हम जल मिला दें, क्या मिला दें? जल। इस मेथिनॉल में यदि हम जल मिला दें तो जो विलयन बनेगा वो अनादर्श विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा? अनादर्श विलयन। और ये जो विलयन है फिर राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद एथेनॉल C2H5OH,
ये एथेनॉल होता है। इस एथेनॉल में भी यदि हम जल को मिला दें, किसको मिला दें, जल को मिला दें, तो ये जो बना विलयन है वो भी राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा, क्योंकि दो पदार्थ मिलकर विलयन बनाते हैं, तो इन दोनों ने जो विलयन बनाया वो अनादर्श विलयन है, क्योंकि ये राउल्ट नियम का पालन नहीं कर रहा। ये भी अनादर्श विलयन बनेगा क्योंकि ये भी राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा। और भी एग्जाम्पल देख लो, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस चार, ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा और ये तीसरा है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसमें भी यदि हम जल को मिला देंगे तो भी जो बनेगा वो अनादर्श विलयन बनेगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल भी आप देख लो, जैसे आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, इसमें भी यदि हम जल को मिला देंगे तो जो विलयन बनेगा वो भी अनादर्श विलयन होगा, ये राउल्ट नियम का पालन नहीं करेगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अनादर्श हो गया, लेकिन हमने देखा अनादर्श विलयन में एंथैल्पी और आयतन में परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन अधिक भी हो सकता है और ये परिवर्तन कम भी हो सकता है। तो अधिक होगा तो कौन सा विलयन आएगा, धनात्मक अनादर्श विलयन, और कम होगा तो कौन सा आएगा, ऋणात्मक अनादर्श विलयन। ये कंप्लीट। मेरे भाई आपको पता है जो अनादर्श विलयन है ये दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता चुका हूं, एक होता है धनात्मक अनादर्श विलयन और एक होता है हमारा ऋणात्मक अनादर्श विलयन। धनात्मक कब बनेगा, जब एंथैल्पी और आयतन में जो वृद्धि है, देखो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी, ठीक है। तो जब एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि, तो जो आपका विलयन बनेगा वो आपका विलयन बनेगा धनात्मक अनादर्श विलयन, जब वृद्धि होगी एंथैल्पी और आयतन में, ठीक है। और जब एंथैल्पी और आयतन में कमी होगी मेरे भाई, क्या होगी, कमी, तो जो आपका विलयन बनेगा वो आपका विलयन बनेगा ऋणात्मक अनादर्श विलयन, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे विलयन जो सभी तापों और दाबों पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। क्यों, क्योंकि अनादर्श है ना, अनादर्श कहां करता है, तो अनादर्श का बेटा कहां से करेगा, नहीं ना, ठीक है। तो ऐसे विलयन जो सभी तापों और दाबों पर, सभी तापों और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते एवं इनके बनने में एंथैल्पी और आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाते हैं। समझ गए ना, धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर हुआ, चलो अब इसकी शर्तें, तो शर्तें आ जाते हैं, तो शर्तों पे बात कर लो मेरे भाई। शर्तें, तो शर्तें नंबर एक, शर्त नंबर एक इसकी ये है, एक नंबर ही डाल दें, शर्त नंबर इसकी एक है, ये है कि इसमें देखो अभी हम देख रहे थे कि जो आदर्श विलयन था उसमें जो आपका विलायक का वाष्पदाब था वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल के बराबर था। अनादर्श में ये बराबर नहीं था, लेकिन अब धनात्मक अनादर्श विलयन में क्या होगा, तो हमें पता है इसमें जो विलायक का वाष्पदाब होगा, सॉरी इसमें जो बन रहा है, जब ये विलयन बनता है तो एंथैल्पी और आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। एंथैल्पी और आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है। मतलब इसमें ये शर्त होगी कि जो विलायक का वाष्पदाब होगा वो शुद्ध विलायक के वाष्पदाब और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल से अधिक होगा। इसमें बड़े वाला साइन बन जाएगा, जिस तरफ ये जो मुंह होता है वो बड़ा होता है, मतलब ये चीज बड़ा है, और ये पूंछ होती है वो छोटा, मतलब ये जो छोटा है और ये इस तरफ का है बड़ा, ठीक है। दूसरी शर्त इसमें ये है कि जो विलेय का वाष्पदाब होता है वो शुद्ध विलेय के वाष्पदाब और विलेय के मूल प्रभास के गुणनफल से अधिक होगा। कैसा होगा, अधिक होगा। थर्ड इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, एंथैल्पी परिवर्तन, और वो एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी ना, वृद्धि होगी तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ विशेषता इसकी ये है कि इसमें जो आयतन परिवर्तन है वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव, कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। ये इसकी विशेषताएं है, ठीक है। चलो अब एग्जाम्पल पे बात करो, तो एग्जाम्पल क्या है, बात ये भी तो है, एग्जाम्पल भी तो हमें पढ़ना है, तो एग्जाम्पल क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई यदि आप मेथिनोइक अम्ल मतलब CH3OH कर लो, है ना, ये मैथिल अल्कोहल हो गया या मेथिनॉल, मैथिल अल्कोहल या मेथिनॉल। इस मैथिल अल्कोहल या मेथिनॉल में यदि हम जल मिला दें, क्या मिला दें, जल H2, है ना, तो आपका जो विलयन बनेगा वो बनेगा आपका धनात्मक अनादर्श विलयन। मतलब ये विलयन बनेगा तो ये तो राउल्ट नियम का तो पालन करेगा ही नहीं, राउल्ट नियम का तो पालन करेगा ही नहीं, साथ में जब ये बनेगा तो एंथैल्पी और आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और इसके लिए ये सब शर्तें काम करेंगी, ठीक है। चलो इसके बाद और भी देख लो, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा एथिल अल्कोहल C2H5OH, इसमें भी हम यदि जल को मिला देंगे तो भी ये आपका बन जाएगा धनात्मक अनादर्श विलयन। तो ये पूरा धनात्मक अनादर्श विलयन हो गया, ठीक है। आदर्श ऋणात्मक अनादर्श विलयन की बात कर लो,
ठीक है, बिल्कुल इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो जैसा ये था उसका उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा विलयन जो सभी तापों व सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करता एवं इसके बनने में एंथैल्पी एवं आयतन में कमी होती है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाता है। इसमें क्या होती है, वृद्धि, वृद्धि तो धनात्मक, इसमें कमी, कमी तो मतलब ऋणात्मक। क्लियर हुआ, परिभाषा आपको लिखा गई। अब आती हैं शर्तें, तो शर्तें क्या है इसकी, तो मेरे भाई इसकी शर्तें ये हैं कि इसमें जो विलायक का वासुदाव होता है, ठीक है, विलायक का वासुदाव होता है, वो वासुदाव शुद्ध विलायक के वासुदाव और विलायक के मूल प्रभास से क्या होता है, कम। मतलब ये जो है अब वो कम है और ये है अब ज्यादा, क्योंकि मुंह है ना इस तरफ है, तो जिस तरफ मुंह होता है वो बड़ा, मतलब इस तरफ मुंह है तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा। ठीक है, समझे। तो विलायक के वासुदाव, शुद्ध विलायक के वासुदाव और विलायक के मूल प्रभास के गुणनफल से क्या होता है, कम होता है। और विलेय, जो विलेय का वासुदाव होता है वो भी शुद्ध विलेय के वासुदाव और विलेय के मूल प्रभास के गुणनफल से क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये कम होगा। ठीक है, ये आपका पहली शर्त हो गई, ये दूसरी शर्त, तीसरी। अब जो एंथैल्पी है, इस एंथैल्पी में क्या होगी, कमी। क्या होगी, कमी, तो मतलब ये नेगेटिव आ गया, है ना। और जो आयतन है उस, सॉरी एच लिखना था, है ना, और जो आयतन है इसमें भी क्या होगी, कमी, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे बात करो मेरे भाई, जब यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl में यदि हम जल को मिला दें, क्या मिला दें, HCl में जल को, तो जो विलयन बनेगा वो होगा आपका ऋणात्मक अनादर्श विलयन। जब ये बनेगा तो इसमें एंथैल्पी और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समझे, ये बन जाएगा। और जब H2SO4, H2SO4 में भी जल को मिला दें तो भी ये विलयन बनेगा आपका ऋणात्मक अनादर्श विलयन। क्लियर हुआ, तो ये धनात्मक हुआ, ऋणात्मक हुआ, आदर्श हुआ, अनादर्श हुआ, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई आपको एक क्वेश्चन बनाकर लिखना है कि धनात्मक अनादर्श विलयन एवं ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या बोला मैंने, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना। ठीक है, तो देखो आपको अंतर, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में क्या बनाना है, आपको अंतर बनाना है। क्या अंतर, तो देखो अभी बना ही दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलो इधर देखो, है ना, ये आपका क्या है, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन, दो कॉलम बनाओगे आप। ठीक है, पहले कॉलम में क्या लिखोगे, परिभाषा, ऐसे विलयन जिसके बनने में एंथैल्पी और आयतन में क्या होती है, वृद्धि होती है, इसमें लिखना है, इस वाले में, है ना। ऐसे विलयन जिसमें, ऐसे विलयन जिसके बनने में एंथैल्पी और आयतन में वृद्धि होती है, धनात्मक अनादर्श विलयन कहलाते हैं, पहला पॉइंट हुआ। और इसमें ऐसे विलयन जिसमें बनने में एंथैल्पी और आयतन में कमी होती है, ऋणात्मक अनादर्श विलयन कहलाते हैं, पहला पॉइंट हो गया। चलो दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आपको इसको बनाना है, या जो आपकी विशेषता है इसको बनाना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको इसको बनाना है, चौथा पॉइंट आपको इसको बनाना है, पांचवा पॉइंट आपको इसको बनाना है, और जो छठवा पॉइंट है, छठवा पॉइंट आपको बनाना है उदाहरण को। ये दोनों उदाहरण लिख दो, चाहे एक लिख देना। ठीक है, ऐसा ही इसमें करना है, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवा इसको और ये छठवा इसको। तो इस टाइप से मेरे भाई धनात्मक और अनादर्श विलयन, धनात्मक अनादर्श विलयन और ऋणात्मक अनादर्श विलयन में अंतर भी हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, वीडियो में हर एक चीज समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने फुल कंसंट्रेशन के साथ वीडियो अटेंड की होगी तो ठीक है, तो आपको फुल समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।